नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि एक पत्नी अपने पति के ऊपर विभिन्न प्रकार के झूठे मुकदमे लगा देती है, पति को मुकदमों में फंसा के प्रताड़ित करने लगती है, उससे पैसे ऐंठने का प्रयास करने लगती है। जैसे मान लीजिए, जो पत्नी होती है खुद पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है। पत्नी कहती है कि ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ना ही तुमको डिवोर्स दूंगी। साथ ही साथ जो पत्नी होती है वो काम करने में भी सक्षम होती है, कहीं काम कर रही होती है, रोजगार में होती है, उसे वेतन मिल रहा होता है। इसके बावजूद वो कहती है कि वो बेरोजगार है और पति के ऊपर मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी का केस लगा देती है। इससे पति और भी ज्यादा प्रताड़ित होने लगता है, परेशान होने लगता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने झूठे तथ्यों के आधार पे, झूठे सबूतों के आधार पे कोर्ट में झूठ बोल के आपके ऊपर मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी का केस लगा दिया है और उसमें आपको परेशान कर रही है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे सबूतों के आधार पे, झूठे तथ्यों के आधार पे, झूठी गवाही के आधार पे कोई मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो ऐसे में पति कौन से 3 ऐसे स्टेप लेगा जिन स्टेप की मदद से जिस पत्नी ने झूठा केस किया है, झूठी गवाही दी है, उसे खुद उसी के मुकदमे में सजा करा सकता है, जेल भिजवा सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी ऐसे पतियों के लिए है जो झूठे मुकदमे झेल रहे हैं, झूठे मुकदमों से परेशान हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से उन पतियों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझने को मिलेगी। वो समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जिस पत्नी ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, खुद उसी के मुकदमे में जो पति है पत्नी को जेल भिजवा देगा, सजा करा देगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और मैं 3 स्टेप के जरिए ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का, तो ऐसे में अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप जुड़ सकती हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकती हैं और अपनी सपने को पूरा कर सकती हैं। अभी अनअकैडमी पे 15 दिसंबर 2021 से 3 महीनों का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिस बैच का नाम है जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच फॉर आरजेएस एंड एचजेएस मेंस एग्जाम। इस बैच में आपको सूर्या प्रकाश शर्मा सर, शिवानी सोलंकी मैम, तनसुख पालीवाल सर, फैज़ान खान सर आपके एजुकेटर होंगे। ये जो आपके एजुकेटर होंगे वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं और ये आपको जो एजुकेटर हैं वो लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने एग्जाम को क्रैक करके अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी बहुत सारे बैचेज रनिंग में चल रहे हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। ये जो सारे बैचेज हैं वो आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे और सारे बैचेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर ले, इन सारे बैचेज को ज्वाइन कर ले। और यदि आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऐसे में उसका जो चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि ये भी बढ़ने वाले हैं। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, अगर आप एक पति हैं और ऐसे में आपकी पत्नी ने आपके ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए, आपकी जो पत्नी है खुद आपके ही साथ नहीं रहना चाहती है, वो कहती है कि ना मैं साथ रहूंगी, ना मैं डिवोर्स दूंगी, और साथ ही साथ वो कहीं काम भी कर रही है, उन्हें सैलरी भी मिल रही है, इसके बावजूद भी वो खुद को बेरोजगार दिखा रही है। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताने वाला हूँ 3 स्टेप, यानी आपको 3 स्टेप लेने हैं और यदि आप इन 3 स्टेप को सही से लेती हैं तो अगर आपकी पत्नी ने झूठ बोला है, झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा किया है, तो आप उन्हें जेल तक भिजवा सकती हैं, सजा तक करा सकती हैं। तो वो तीनों स्टेप मैंने यहाँ पे लिख लिया है और सारी चीजों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब बारी बारी से मैं सारी चीजों को आपको समझाता हूं, तो सही से समझिएगा। अगर इन सारी स्टेप को आप सही से लेती हैं तभी आप सक्सेसफुल होंगे और आपकी पत्नी जिसने झूठा मुकदमा किया है आप उसे सजा भी करा पाएंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टडी करना।
अब स्टडी में आपको जजमेंट पढ़ने होते हैं, साथ ही साथ अगर आपकी पत्नी ने जो भी एप्लीकेशन दिया होता है, जो भी साक्ष्य दिए होते हैं, जो भी शपथ पत्र दिए होते हैं, इन सारी चीजों को आपको लेके पढ़ना होता है। सबसे पहले तो आपका यही काम है कि सबसे पहले इन सारी चीजों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको स्टडी करना है, सारी चीज पे, अपने सारी केस पे स्टडी करना है। पत्नी ने जो जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, जो जो भी एप्लीकेशन दिए हैं, सारी चीजों को लेकर के पहले तो स्टडी करना है अच्छे से। अब स्टडी करके आपको आपकी पत्नी ने कौन कौन सी बातें झूठ बोली है, कौन कौन से तथ्य झूठ बोले हैं, कौन कौन सी गवाहियां झूठ बोली हैं, कौन कौन से शपथ पत्र झूठ दिए हैं, क्या क्या बातें झूठ बोली हैं, सबसे पहले तो आपको इस चीज को कलेक्ट करना है, किनारे कर लेना है। यानी आपको स्टडी करना है और स्टडी के बाद उसमें से जो भी चीजें झूठी हो उन्हें लिख लेना है किनारे। जैसे कि मान लीजिए पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है, उसमें उसने बहुत सारी बातें झूठ बोली हैं, लेकिन कुछ ऐसी तथ्य हैं जिन्हें आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पत्नी कमा रही है और वो लिखी है कि मैं बेरोजगार हूं, तो यहाँ पे ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट दे देगा। पत्नी मान लीजिए बीमार नहीं है और दिखा रही है कि मैं बीमार हूं, मेरी दवा इलाज चलती है, तो ऐसे में ये भी उसने एक बड़ा झूठ बोला है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको कुछ ऐसे ही पत्नी के जो उसने झूठ बोले हैं, जो बड़ी किस्म के हैं, उन्हें लिख लेना है। जैसे कि मान लीजिए पत्नी के सारे एप्लीकेशन को देख के, स्टेटमेंट को देख के आपने 7 बातें ऐसी लिख ली जो झूठी हैं, बिल्कुल झूठी हैं। उसके बाद अब इन 7 बातों के लिए आपको एविडेंस सबसे पहले कलेक्ट करना है, ताकि कोर्ट में आप प्रथम दृष्टया सिद्ध कर सकें कि ये जो 7 बातें बोली गई हैं वो झूठ बोली गई हैं। तो इसके लिए दूसरे स्टेप पे अब आपको आना है, जिसमें आपको कलेक्ट एविडेंस करने हैं, यानी जो सबूत हैं उन्हें इकट्ठे करने हैं। अब आपको दूसरे स्टेप पे आना है, जहां आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं, यानी जो भी सबूत, ये 7 बातें होंगी, इनके लिए आपको सबूत इकट्ठे करने हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो पत्नी है वो कमा रही है, उसे कहीं से सैलरी मिल रही है, उसने लिखवाया है कि वो कोई काम नहीं करती है, बेरोजगार है, तो ऐसे में आपको इस बात के लिए सबूत कलेक्ट करने पड़ेंगे कि जो आपकी पत्नी है वो काम कर रही है, रोजगार में है, उसे सैलरी मिल रही है, उसने ये बात झूठ बोली है, या फिर पत्नी लिखवाई है कि मैं तो बीमार रहती हूँ, मेरा दवा इलाज चलता है। तो ऐसे में इस बात के कोई सबूत इकट्ठे करने हैं कि आपकी पत्नी ने झूठ बोला है, या फिर जो जो भी बातें पत्नी ने झूठ बोली है, जो भी आपने यहाँ पे नोट किया है, उसके लिए एविडेंस आपको कलेक्ट कर देने हैं, जिससे कि कोर्ट में आप प्रथम दृष्टया ही ये सिद्ध कर सकें कि पत्नी ने झूठ बोला है। तो दूसरी बात आपको, और दूसरा स्टेप यही लेना है कि आपको एविडेंस कलेक्ट करना है इन झूठी बातों के लिए। बिना एविडेंस के कोर्ट में कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो कोर्ट होता है वो सबूतों पे ही चलता है, सबूतों के आधार पे ही अपना फैसला सुनाता है। अगर आप ये सबूत नहीं इकट्ठे करेंगे, ऐसे ही अगला स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जैसे पहले स्टेप के बाद तीसरे स्टेप पे पहुंच जाते हैं, तो कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। आपका जो ये एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपका ही मनोबल डाउन होगा। तो पहले आपको पहला स्टेप लेना है, फिर दूसरा स्टेप लेना है। जब ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाए, आपको एविडेंस मिल जाए, उसके बाद आपको तीसरे स्टेप पे चलना है। अब यहां भी देखिए, आपको एक 340 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाया जाता है। इसके बारे में मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी है कि ये प्रार्थना पत्र कब लगाया जाता है, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग की जाती है, क्या चीजें लिखी जाती हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सारी चीजें समझ सकती हैं। अब तीसरे नंबर पे आपको यही प्रार्थना पत्र उसी कोर्ट में लगानी है जिस कोर्ट में आपकी पत्नी ने झूठ बोला है, झूठे शपथ पत्र दिए हैं, झूठी गवाही दी है, झूठे साक्ष्य दिए हैं। तो ये प्रार्थना पत्र आपको उसी कोर्ट में लगा देना है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं कि आप ये प्रार्थना पत्र कब देंगे। तो देखिए, ये जो 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र होता है, उसको देने का सबसे बढ़िया जो समय होता है जब कोर्ट में एविडेंस हो जाता है, शपथ लेके जब गवाही दर्ज हो जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद यदि आप ये एप्लीकेशन देते हैं तो ये सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि तब पत्नी का भी स्टेटमेंट हो चुका होता है, गवाहों का भी स्टेटमेंट हो चुका होता है। तो ऐसे में सब लोग शपथ लेके बोल चुके होते हैं कोर्ट में, साथ ही साथ एप्लीकेशन भी दे चुके होते हैं, रजनीश नेहा वाला भी जो एफिडेविट है वो भी दे चुके होते हैं। तो ऐसे में जब कोर्ट में एविडेंस दे दिया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, शपथ लेके एविडेंस जो होता है, यानी शपथ पूर्वक गवाही जो होती है वो भी हो गई होती है, उसके बाद आप अगर ये एप्लीकेशन देते हैं तो सबसे अच्छा होता है। तो उसी समय आपको ये 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन देना है, यही सबसे बढ़िया समय है। अगर आप मुझसे 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप मुझे मैसेज करके और अपने तथ्यों को बता के 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। ये फ्री सुविधा नहीं है, इसके लिए आपको कुछ फीस भी पे करनी पड़ेगी।
तो अब देखिए आपको 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन यहाँ पे देना होता है। अब जब आप 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें बताती हैं कि पत्नी ने कौन कौन सी बातें झूठ बोली हैं, आपके पास कौन कौन सी बातों का सबूत है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 7 चीजें आपने झूठी कलेक्ट की है, जिसमें से 4 चीजों के लिए आपने सबूत कलेक्ट कर दिया कि ये झूठ बोली गई है, 3 चीजों के लिए किया है कि ये नहीं, मान लीजिए आपके पास इन 3 चीजों का कोई एविडेंस नहीं है, तो भी इन बातों को आपको जरूर लिख देना है। यानी सातों की सातों बातें लिख देनी है, भले से ही 4 ही बात के लिए आपके पास सबूत है। तो ये सारी चीजें आपको 340 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र में लिख देना है और कोर्ट से गुजारिश करनी है कि जो कोर्ट है पत्नी ने झूठ बोला है उसके लिए पत्नी के ऊपर कार्यवाही करे, पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराए, क्योंकि पत्नी ने कोर्ट को गुमराह किया है। जब ये प्रार्थना पत्र आप कोर्ट में दे देती हैं उसके बाद आपकी पत्नी को भी इसकी एक कॉपी प्राप्त होती है। उसके बाद इस पे आपकी पत्नी की जवाबदेही आती है, आपत्ति आती है। उसके बाद दोनों पार्टियों का आर्गुमेंट होता है, आपके वकील अपनी बात कहते हैं, पत्नी के वकील अपनी बात कहती हैं। उसके बाद यदि कोर्ट को लगता है कि पत्नी ने झूठ बोला है, झूठी गवाही दी है, झूठे शपथ पत्र दिए हैं, कोई झूठे तथ्य बताए हैं, तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश कर देता है। यहाँ पे एक जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का, सेजल बेन तेजस भाई चौवाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। इस मामले में भी पत्नी ने झूठ बोला था, इसके लिए कोर्ट ने पत्नी के ऊपर आदेश किया कि जो पत्नी है उसके ऊपर विभिन्न धाराओं में, आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए। इस जजमेंट का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस जजमेंट को आप पढ़ के और अच्छे से समझ सकती हैं और साथ ही साथ अपने इस 340 सीआरपीसी के एप्लीकेशन के साथ भी ये लगा सकते हैं। ये गुजरात हाई कोर्ट का है। तो ऐसे में ये जजमेंट आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा यहाँ पे। अब देखिए अगर कोर्ट को ये लगता है कि पत्नी ने झूठ बोला है, झूठे साक्ष्य दिए हैं, तो आईपीसी में ऐसी बहुत सारी धाराएं बनी है जिनमें कार्यवाही की जाती है, लेकिन मुख्यतः 3 धाराओं में कार्यवाही की जाती है। देखिए आईपीसी की धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना अपराध बताया गया है। तो सबसे पहले तो कार्यवाही इसी धारा में कर दी जाती है, क्योंकि पत्नी मिथ्या साक्ष्य दी होती है, जो शपथ देके गवाही दी जाती है वो झूठ बोली होती है। तो ऐसे में इस धारा में भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। मिथ्या साक्ष्य गणना यानी झूठा शपथ पत्र लेके, झूठा शपथ लेके वो गवाही दी होती है तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ी होती है, तो यहाँ पे इस धारा में भी कार्यवाही हो जाती है। झूठा शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में देना, यानी जो पत्नी होती है जो झूठा शपथ पत्र जो होता है साक्ष्य के रूप में देती हो, जो गवाही होता है उस समय पत्नी को जो साक्ष्य देना होता है वो शपथ पत्र के रूप में देना होता है। तो यहाँ पे मुख्यतः इन्हीं 3 धाराओं में कार्यवाही होती है। आईपीसी की धारा 191, 192 व 199। अब देखिए इसमें सजा का जो प्रावधान किया गया है वो आईपीसी की धारा 193 में किया गया है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो यदि पत्नी के ऊपर कोर्ट जो होता है 340 सीआरपीसी के अंतर्गत पाता है आपके प्रार्थना पत्र देने के बाद कि पत्नी ने झूठ बोला है, झूठे साक्ष्य दिए हैं, साक्ष्य गढ़े हैं, तो ऐसे में पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे देता है। और ऐसे में यदि पत्नी का दोष सिद्ध होता है तो ऐसे में पत्नी को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो यही सारी चीजें हैं, आपको यही 3 स्टेप लेने हैं और इसी प्रकार से बिल्कुल लेने हैं। ऐसा नहीं है कि पहला स्टेप लेना है तीसरे पे पहुंच जाना है, आपको फिर दूसरा लेना है तब तीसरे पे पहुंचना है। तो इसी तरह से आपको एक स्टेप बाय स्टेप काम करना है। और अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है तो ऐसे में इसी प्रकार से आप उसे सजा करा सकते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं जो सजा का भी प्रावधान किया गया है काफी लंबा किया गया है, अधिक समय के लिए किया गया है। तो ऐसे में यदि मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। तो आशा करता हूं अब सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे, अब इसको लेके आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।